प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी राज्य, समाज, व्यक्ति के सांसारिक, भौतिक जीवन की उन्नति, संपन्नता का आधार ही धन है। किसी भी राज्य के विस्तार, उत्थान, विकास, कल्याण, परोपकारी कार्य, विशाल सेना, उनका वेतन भत्ते, उनके लिए, सबके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्राचीन काल से ही भारतीयों में धन संचय, व्यापार और उससे विकास के प्रति भारतीय सजग रहे हैं। व्यक्ति का भौतिक जीवन के साथ साथ हम बात करते हैं कि जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जो इसका भाग हैं, वो हैं कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि कृषि के लिए सीता शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी कृषि योग्य भूमि को सीता कहा जाता था और उसके देखभाल करने वाले, नियंत्रण करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य के लिए एक शब्द का प्रयोग मिलता है हमें प्राचीन काल में, वार्ता, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समाहित किया गया है। भारतीय समाज का एक आर्थिक विकास पुरुषार्थ के जीवन दर्शन के माध्यम से हुआ है, जिसमें अर्थ भी एक प्रधान तत्व माना गया है। मनुष्य की मनोवांछित सामग्री अर्थ द्वारा ही सुलभ होती रही है, प्राप्त होती रही है। अतः अर्थ मनुष्य के भौतिक और लौकिक सुख को प्रदान करने वाला मिश्रित तत्व माना गया है। अर्थ की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कौटिल्य और बृहस्पति जैसे प्राचीन शास्त्रकार भी कहते हैं कि अर्थ ही संसार का मूल है। अर्थ उपार्जन से संबंधित विषय के लिए मैंने अभी आपको बताया, वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया। वार्ता का जब अपन बात करें इसके शब्द की, तो वृत्ति यानी व्यवसाय आदि शब्दों का हम इससे संबंध कर सकते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्यकालीन आर्थिक जीवन का जो पहला भाग है, जिसे आप हमेशा देखते हैं, कृषि। वैदिक युग के लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन पर ही निर्भर थे। कृषि और पशुपालन का व्यवसाय उत्तरोत्तर विकास करता गया। मौर्य युग में भी भारतीयों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन ही था। देश के में, जैसे मैगस्थनीज कहता है कि कृषक अर्थात किसानों की संख्या ही सर्वाधिक थी। राज्य का संरक्षण प्राप्त था। इस युग में अनेक प्रकार के अनाज पैदा किए जाते थे। बाजरा, गेहूं, चना, मटर, मूंग, उड़द, ईख, नारियल आदि की खेती की जाती थी। इसके अलावा मिर्च, अदरक, राई, लहसुन, जीरा आदि भी पैदा किए जाते थे। और इस समय फलों में आम, सेब, जम्बू फल, अंजीर, अंगूर, केला, खजूर आदि फल पैदा किए जाते थे। खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं को क्षेत्रीज तथा जंगलों में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को आटविक कहा जाता था, क्योंकि आटविक का अर्थ होता है वन क्षेत्र। कौटिल्य ने कृषि व्यवस्था का विस्तार से विचार किया है। उपज में वृद्धि करने के लिए उसने खाद के उपयोग का निर्देश दिया है। 3 फसलों की चर्चा की है, जो क्रमशः वर्षा के प्रारंभ, मध्य और अंत में बोई जाती थी। कौटिल्य ने लिखा है कि सीता अध्यक्ष को चाहिए कि जब कभी वेशी के अनुसार केदार क्षेत्र धान बोने योग्य खेत में बोने योग्य, हेमंत काल में बोने योग्य अथवा ग्रीष्म काल में बोने योग्य बीज तथा समय बोए जाएं। कौटिल्य के अनुसार चैत्र और आश्विन में उपज होती थी।
कर्षकों को राजा भूमि, कर्षकों को से राजा को भूमि कर यानी कर के रूप में भूमि कर, जिसको भाग कहा जाता था, वो प्राप्त होता था और इसके लिए जो समाहर्ता अधिकारी था वो इसको वसूल करता था। उस समय राज की भूमि भी होती थी, कर्षक जोतते और बोते थे, उपज का आधा भाग राज्य को प्राप्त होता था। भूमि की उपयोगिता सिंचाई के साधनों पर निर्भर करती थी और प्राय ब्राह्मण स्त्रियों बालक से कर प्राप्त नहीं किया जाता था। भूमि पर स्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर उद्रंग कहलाता था। अस्थायी निवास करने वालों से लिया जाने वाला कर उपारी कर कहलाता था। राजा द्वारा अपनी प्रजा से जब फल फूल शाक आदि कर के रूप में प्राप्त किया जाता था तब वह प्रतिभाग कहलाता था। वैदिक युग में भूमि पर स्वामित्व समूहगत था, लेकिन राजतंत्र के उत्कर्ष के कारण साम्राज्य का विस्तार हुआ और विजित भूभाग पर उसका अधिकार स्थापित हुआ। समय के साथ भूमि गांव आदि ब्राह्मणों, श्रमणों, मंदिरों और विहारों को प्रदान किए जाते थे, जो राजा का भूमि पर स्वामित्व प्रकट करता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि राजा किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी मंदिर को कोई भूमि देता है, जमीन देता था, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि उसका उस भूमि पर अधिकार था। कौटिल्य ने भूमि पर राजा के अधिकार का समर्थन किया है। जैमिनी की मीमांसा पर भाष्य करते हुए सबर स्वामी ने लिखा है कि राज्य की समस्त भूमि और व्यक्तिगत भूमि में अंतर था। इसके अनुसार राजा द्वारा भूमि की सुरक्षा करने के कारण उपज से केवल अपना भाग लेने का अधिकारी था। उपज में वृद्धि के लिए राज्य की ओर से सिंचाई के साधनों की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जूनागढ़ अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र के समय सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय अधिकारी था, राज्यपाल था तुषास्प, उसने पुष्यगुप्त वैश्य के बाद में तो उसने वहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है उद्योग और व्यवसाय। या यूँ कहें कि पहले जैसे कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण पार्ट है जो है वह है पशुपालन। तो पशुपालन आप देखते हैं कि कृषि के साथ साथ किया जाने वाला एक प्रमुख जो व्यवसाय था मौर्य काल में भी होता पशुपालन, और लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते थे और जिसमें गाय बैल भेड़ बकरी ऊँट गधा घोड़ा आदि इनको पालते थे, और कुछ पशुओं को भारवाहक के रूप में यानी वजन ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा पशुओं को मांस आदि के लिए भी पाला जाता था, जिसमें भेड़ बकरी आदि प्रमुख थे। तीसरे पर बात करते हैं हम उद्योग और व्यवसाय की। वैदिक युग से ही हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग प्रचलित थे। मौर्य काल तक आते आते नगरों और अधिष्ठानों का विकास होते गए और संस्थाओं का महत्व बढ़ा। व्यवसाय के वर्गों के विकास के कारण अनेक पृथक पृथक जो संगठन बने व्यवसायों के, जो संगठन के रूप में स्थापित हुए संगठित हुए और उन्होंने अपने आप को श्रेणियों के रूप में स्थापित किया। शहरों में नगरों के बढ़ जाने के कारण व्यवसायों को नया बाजार मिला। गांवों की अपेक्षा नगरों में माल बेचने का अधिक अवसर मिला। नगर में आवागमन के साधन सुलभ थे तथा वस्तुओं का आवश्यकता अनुसार क्रय विक्रय हो जाता था। मौर्य काल में शासन की सुव्यवस्था के कारण विभिन्न उद्योग धंधों काफी विकास हुआ। सबसे उत्तम उद्योग वस्त्र उत्पादन यानी वस्त्रों का निर्माण का था। सूती कपड़े के व्यवसाय के लिए बनारस, वत्स, बंग, मथुरा आदि नगर विख्यात थे। इन स्थानों पर कपड़ा तैयार करके अनेक कारखाने थे। चरखों की सहायता से सूत काता जाता था, फिर करघों की सहायता से बुनाई का काम किया जाता था। कपड़े बुनने वाले जुलाई के नाम से जाने जाते थे। कपड़े बुनने में सन के सूत का प्रयोग किया जाता था। सूती कपड़ों के अलावा ऊनी और रेशमी वस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते थे। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के ऊनी कम्बलों का भी उल्लेख किया है। मैगस्थनीज ने भारतीय मूल्यवान वस्त्रों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार भारतीय लोग मलमल,
के बारीक वस्त्र पहनते थे। यानी मलमल का भी विशेष पैमाने पर, मलमल जो बहुत कीमती होता था उसका भी भारत में उत्पादन होता था, विशेषकर कश्मीर क्षेत्र में। बंगाल बीज के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में धातु उद्योग भी अपने चरम पर था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खानों की खुदाई और उस संबंधित धातुओं का उल्लेख है। खान का काम करने वाला प्रधान अधिकारी आक्राध्यक्ष कहलाता था। कौटिल्य ने लिखा है कि राजकीय आक्राध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि सरकारी कारखानों में तैयार धातु जनित समस्त सामानों का क्रय विक्रय संबंधित व्यापार किसी एक ही स्थान पर स्थापित करे। और इसके अलावा धातु की चोरी करने पर कठोर दंड दिया जाता था। और राजा ने आज्ञा लिए बिना चोरी से अन्य खनिज पदार्थ निकाले तो राजा उसे बंदी बनाकर कड़े से कड़ा काम ले सकता था। निश्चय कौटिल्य ने खान संबंधी व्यवस्था में अपनी अपूर्व विचारशीलता का परिचय दिया था। धातु में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता आदि उस युग में मुख्य धातुएं थी। मैगस्थनीज ने अस्त्र शस्त्र बनाने वाले उस का भी उल्लेख किया है। बाद में कौटिल्य ने लिखा है कि स्वर्ण और उसका आभूषण संबंधित विशेष चर्चा की है और भारतीय आभूषणों के प्रति अत्यधिक आकर्षक थे। यानी उनको कीमती धातुओं के वस्त्र आभूषण पहनने का बेहद शौक था। इस युग में लकड़ी का कार्य करने वाले बढ़ई का भी काफी विकास हुआ और उसका भी पर्याप्त महत्व था। लकड़ी भवन निर्माण का विरोधी, क्योंकि इस मकानों में आग लगने का भय रहता था। वन राज की संपत्ति थी तथा वनों में लकड़ी काटने और ढोने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लकड़ी की बड़ी बड़ी नाव, जहाज, घर के दरवाजे, फर्नीचर, बैलगाड़ियां, रथ, संदूक, घर गृहस्थी का अन्य सामान, पलंग, खिलौने आदि बनाए जाते थे। और लकड़ी का सामान बनाने वाले तक्षा अर्थात बढ़ई का कई जगह उल्लेख मिलता है। उद्योग में चर्म उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान था और इस प्रकार उद्योग का केंद्र काशी था। हाथी दांत के विविध आभूषण, उद्योग, खिलौने, घरेलू वस्तुएं आदि बनाई जाती थी। तराशने वाले पत्थर के कलात्मक स्तंभ, आधार, दीवारें, अशोक के काल में पत्थर व ईंटों को मकान बनाए जाते थे। कुलाल अर्थात कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था। भोजन व जन के लिए अत्यंत पवित्र समझे जाते थे। इस युग में तुलिका कागार भी होते थे जो अपनी तुलिका और रंग से स्थापत्य वास्तुकला को अनुपम सौंदर्य प्रदान करते थे। स्तूपों, विहारों और राजप्रसादों की दीवारों पर मेरू, सागर, झील, सूर्य, चंद्रमा आदि के आकर्षक चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा धोने वाला धोबी कपड़ा साफ करने के लिए क्षार अर्थात सोडे का प्रयोग करता था। मालाकार माली विभिन्न पुष्पों की मालाएं गूंथकर माला बनाता था और अनेक रंग बिरंगे फूल गूंथे होते थे। इस प्रकार ज्योतिषी, वैद्य, लेखक, नर्तक, नाई, सिलाई करने वाले, दर्जी, घास काटने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, कपड़ा धोने वाले, धोबी आदि के अनेक वर्ग थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में जो विभिन्न व्यवसाय थे, विभिन्न श्रेणियां थी, जो अपने विशेषता के कारण अपने काम की कुशलता के आधार पर विभिन्न वर्गों में, विभिन्न श्रेणियों में विकसित थे, संगठित थे और उन्होंने अपनी अपनी कला में महारत और विशेषज्ञता हासिल की थी और उन्होंने समाज में अपनी अपनी उन्नत कलात्मक जो गतिविधियां थी, व्यवसाय थे और उन्होंने एक विशेषज्ञता का स्तर प्राप्त किया था। और मौर्य काल में इस प्रकार हम देखते हैं, चाहे आप वस्त्रों का देख लीजिए, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग जिनमें विभिन्न धातुओं की गलाई, उनकी बनाई, उनको विभिन्न आकार देना, आभूषणों के रूप में देख लीजिए या किसी भी प्रतीक के रूप में। इसके अलावा हम लकड़ी के व्यवसाय करने वाले नाई, धोबी, माली, विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय थे उन्नत अवस्था में थे। हम बात करते हैं चौथे नंबर पे व्यापार वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य चौथे नंबर पर। यानी जिन वस्तुओं का, धातुओं का निर्माण, उत्खनन, उनको बनाया जाता था, तराशा जाता था और माल उत्पादित करने के बाद उस माल को कहाँ बेचा जाता था, उनका व्यापार कहाँ होता था और कौन सी चीज़ों का आयात किया जाता था, जरूरत की आवश्यकताओं की चीज़ों का। भारत के आर्थिक विकास में व्यापार वाणिज्य का सर्वाधिक महत्व था। कृषि
व्यवसाय के साथ उद्योगी अवस्था में थे और व्यापार वाणिज्य करते थे। विदेह का रहने वाला व्यापारी कश्मीर और गांधार में जाकर, मगध का व्यापारी सुदूर पश्चिम सोवीर देश में तथा वाराणसी का व्यापारी उज्जैन या श्रावस्ती में जाकर व्यापार करते थे। बाजार में दुकान के माध्यम से जो वस्तुएं बेची जाती थी वे पन्ने या पणितव्य के नाम से जानी जाती थी। बाजारों में कपड़े, रथ, तेल, अन्न, शाक, रत्न, सोना, चांदी, आभूषण आदि का क्रय विक्रय होता था। मांस, शराब, अस्त्र और दासों के क्रय विक्रय भद्र और विशिष्ट जनों के समक्ष नहीं किए जाते थे। साग सब्जियां, खाद्य सामग्री नगर के द्वार पर ही विक्रय आती थी, जहां लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका खरीदते थे और बेचते थे। बाजारों के भीतर कभी व्यापारी नगर में घूमकर फेरी लगाते हुए अपना माल बेचते थे। इसके अलावा मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का जो चित्रण प्रस्तुत किया है, उसके लिए राज्य की ओर से एक सम्मान अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसको पन्या अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। यहाँ व्यापार संबंधी नीतियों व्यवस्था को ज्ञात होता है। कौटिल्य के अनुसार पन्या अध्यक्ष स्थल और जल में उत्पन्न एवं स्थल पथ और जल पथ से आने वाली सभी वस्तुओं के मूल्यों में तारतम्य रखता था। इसके अलावा हम बात करते हैं विदेश व्यापार की। प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिमी और पूर्वी देशों से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। यूनानी लेखों के विवरण से ज्ञात होता है कि वैदेशिक व्यापार पर्याप्त मात्रा में होता था और सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत और यूनान के बीच आवागमन अत्यधिक बढ़ गया। दोनों के मध्य व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान निर्बाध गति से होता था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, जिसका शासनकाल 285 ईसा पूर्व से 246 ईसा पूर्व है, ने व्यापारियों के लिए स्वेज नहर खोल दी, जिससे पूर्वी और पश्चिम देशों के बीच व्यापार का पर्याप्त विकास हुआ। मौर्य काल में भारत के पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध के साथ साथ राजनीतिक संबंध भी स्थापित हुए। यूनानी राजदूत मैगस ने चंद्रगुप्त की राजसभा में वर्षों तक रहा और उसने, इसके अलावा हम देखते हैं कि डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहा, डायनोसियस अशोक के दरबार में रहा, तो वो भी भारत और यूनान के मध्य विकसित जो व्यापार था उसका उल्लेख करता है, व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख करता है। कौटिल्य ने विदेशी व्यापार के विषय में विस्तृत चर्चा की। उसने लिखा कि नावाध्यक्ष नौका पर लदे हुए माल के पानी से भीगे जाने पर वह उसका कर छोड़ देता था, तो माल की स्थिति के अनुसार कम कर वसूल करता था। बंदरगाह पर पहुंचते ही व्यापारियों का माल वह बाजार में भेज देता था। वस्तुओं के मूल्य पर जनहित का ध्यान रखा जाता था। कौटिल्य लिखा है, पन्याध्यक्ष के अधीन अपने देश का कोई व्यापारी विदेश में व्यापार करने जाए और वहां किसी विपरीत विपत्ति में पड़ जाए तो अपने माल और अपने शरीर की रक्षा करे। इसके अलावा अपने और विदेशी व्यापार के मूल्य में तारतम्य, यात्रा काल, व्यय, प्रतिकार, पन्य, प्रत्यक्ष चरित्र में जानकार होना चाहिए। मौर्य काल में व्यापारी अपने अपने श्रेणियों में संगठित थे। प्रत्येक श्रेणी का एक मुखिया होता था जो व्यापारिक लेन देन का काम सिक्कों से होता था। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। सोने का सिक्का निष्क और चांदी का धारण और तांबे का मापक तथा कांकणी कहलाता था। राजकीय कोष केवल स्वर्ण और चांदी के सिक्कों का लेन देन करता था। मुद्रा डालने का काम सरकारी टकसाल में होता था। किसी अन्य व्यक्ति को मुद्रा डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता था तो उसको कठोर सजा दी जाती थी, जैसे आज हम नकली नोटों के संदर्भ में देखते हैं। हम बात करते हैं व्यापारिक मार्गों की। तो भारत में प्राचीन काल से आंतरिक और विदेशी स्थल और जल मार्ग पर्याप्त मात्रा में रहे हैं, जहाँ से व्यापार होता था। मौर्य काल में राजपथ स्वच्छ और साफ रखे जाते। यदि कोई व्यक्ति उसे गंदा करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। अशोक का कलिंग पर आक्रमण पाटलिपुत्र और कलिंग के बीच नया पथ का परिचय देता है। अशोक के विभिन्न अभिलेख जो विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं विकसित मार्गों का परिचय कराते हैं। मार्गों में स्थान स्थान पर कुएं बने थे, जहाँ थक गए आर्य व्यापारी बैठकर जल पीते और विश्राम करते थे, और व्यापार के लिए जल मार्गों का भी उपयोग किया जाता था। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ होती थी, जिनके माध्यम से उन नदियों में व्यापारी नाव के, नौका के माध्यम से व्यापार करते थे।
सिंधु, झेलम, वितस्ता, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती नदियाँ, पंजाब में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू आदि नदियाँ, भारत में ब्रह्मपुत्र, आसाम में नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियाँ, दक्षिण भारत में ये जो नदियाँ थी ये भी जल मार्ग से नावों के माध्यम से व्यापार करने का महत्वपूर्ण माध्यम थी। समुद्र में मोती निकाल कर व्यापार किया जाता। भारतीय व्यापारियों की यात्राएं ताम्रपर्णी, सुवर्णगिरी के साथ साथ भृगकच्चू से भी जाती थी। सुमेर और बेबीलोनिया तक होती थी। मौर्य काल में समुद्र और नदी मार्गों की देखरेख के लिए नावाध्यक्ष की देखरेख में एक विभाग बनाया गया था। व्यापारियों के समूह को सार्थ कहा जाता था और जो इनका व्यापारी समूह को सार्थवा, मुखिया को सार्थवा कहा जाता था। माप, तोल और शुल्क। प्राचीन काल से क्रय विक्रय की विभिन्न वस्तुएं माप के आधार पर तोली जाती थी। वस्तुओं की सही तोल आवश्यक मानी गई थी, जिसकी व्यवस्था राजा करता था। कौटिल्य ने माप और तोल की विस्तृत चर्चा की है। उसके अनुसार तोल की माप बटखरे लोहे की बनती थी या मगध और मेकल से प्राप्त पत्थर की संग जैसी वस्तु के बटखरे बनते थे, जिन पर पानी या लेप का कोई असर नहीं होता था। सभी कांटों में दोनों से तुलने वाले सामान और बांट एक साथ रखने के लिए 2 पलड़े बने रहते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 16 प्रकार के तराजुओं का उल्लेख मिलता है। व्यापार की वस्तु पर लगने वाला कर शुल्क कहलाता था। चुंगी के कार्यालय को शुल्कशाला कहा जाता था। कौटिल्य ने शुल्क वसूल करने वाले अधिकारी को शुल्क अध्यक्ष कहा है। कौटिल्य ने शुल्क वसूल करने वाले अधिकारी को के लिए कहा है कि शुल्क अध्यक्ष 4-5 अपने अधिकारी रखता था और व्यापारी कौन है, वह कहाँ से आया, वह बिक्री का कितना सामान लाया, कहाँ और किस अंतपाल से पन्ने विशेष की परिचित सूची अपने पास रखता था और वो यह तय करता था कि समस्त जो गतिविधि है व्यापार वो कहाँ से लाया, कितनी वस्तु बेचेगा, किसको बेचेगा, किसका व्यापार करेगा, इसका लेखा जोखा और पूरी व्यवस्था का प्रबंध करता था। इसके अलावा हम बात करते, कौटिल्य ने कुछ वस्तुओं को उल्लेख किया जिन पर शुल्क नहीं लिया जाता था। जो वस्तुएं विवाह कार्य के उपयोग के लिए होती थी, जो सामान नव विवाहिता वधू पिता के घर से अपने पति के घर ले जाती थी, उन पर कर नहीं लिया जाता था। दूध से बनी वस्तुओं पर शुल्क नहीं लिया जाता था। शुल्क राज्य की आय का प्रमुख साधन था। श्रेणी संगठन। प्राचीन काल में व्यापारिक समूहों को श्रेणी कहा जाता था। भिन्न भिन्न श्रेणियां भिन्न भिन्न व्यापारिक समूहों का प्रतिनिधि करती थी और भारत के आर्थिक विकास में श्रेणी संस्था का अद्वितीय योगदान था, जिसका हम बाद में देखते हैं। गिल्ड एक व्यवस्था थी जो व्यापारी आर्थिक व्यवस्था में, वो इससे मिलती जुलती ही व्यवस्था थी। श्रेणी अर्थात गिल्ड। मौर्य युग में भी श्रेणी संस्था का महत्व बना रहा। कौटिल्य ने शिल्पकारों के समूह को श्रेणी कहा है। भिन्न भिन्न जाति के लोगों का भिन्न भिन्न श्रेणी थी, उनका संगठन था जो अपनी किसी एक वस्तु का विक्रय करता था। इस प्रकार श्रेणी संगठन में नाना जाति के लोग यानी भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न शिल्पियों से, कलाओं से, व्यवसायों से संबंधित थे। संभवतः श्रेणी संस्थाएं जाति पाति और ऊंच नीच के बंधन से रहित होकर एक ही ग्राम अथवा नगर में निवास करती थी। श्रेणी संगठित सामूहिक हित के साथ साथ व्यक्तिगत हित की भी देखरेख करती थी। समाज में इन संगठनों का बड़ा प्रभाव था। श्रेणी प्रमुखों को श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणियों का अपना पृथक संविधान होता था। इस संगठन को एक प्रबंधकारी समिति होती थी जिसमें 5, 3 या 2 सदस्य होते थे। विशेष स्थिति में ही राजा इन श्रेणी संगठनों के आंतरिक मामलों में दखल दे सकता था, अन्यथा नहीं। राजा इन श्रेणी के जो नियम थे, कानून कायदे थे, उनको अपनी मान्यता देता था। व्यापारिक श्रेणियां कभी कभी अपनी मुद्राएं भी चलाती थी। श्रेणियां बैंक के रूप में भी कार्य करती थी और लोगों को धन ब्याज पर भी देती थी। श्रेणियां आंतरिक और बाह्य व्यापार की देखभाल करती थी। व्यापार वाणिज्य की उन्नति में श्रेणी संगठनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य काल में जो हम आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों, पहलुओं पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं और जो जानकारी हमें प्राप्त होती है अपने संपूर्ण अध्ययन काल में, उसमें हम देखते हैं, चाहे हम कृषि के संदर्भ में देखें, चाहे पशुपालन के संदर्भ में देखें, जो कृषि का ही एक अंग माना जा सकता है पशुपालन।
उसके बाद हम देखते हैं उद्योग धंधे, विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग, विभिन्न धातुओं का व्यवसाय, और उनके अपने अपने व्यवसाय थे, वो अपनी अपनी कला में पारंगत लोग थे जो विभिन्न व्यवसायों में दक्षता रखते थे अपने अपने क्षेत्रों में। इसके बाद हम देखते हैं व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे, और उनका जो व्यापार होता था आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार भी जल मार्ग से, स्थल मार्ग से, विदेशी व्यापार भी जल मार्ग से, स्थल मार्ग से। इस प्रकार वो संपूर्ण जो व्यवस्था है, और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो जो हम श्रेणियों को देखते हैं, गिल्ड व्यवस्था का देखते हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की अपनी अपनी श्रेणियां, अपने अपने संगठन बने हुए थे, और जिनका अपना मुखिया होता था। व्यापारियों का जो काफिला चलता था वो सारथ के रूप में चलता था, उनका मुखिया सारथवा कहलाता था। तो हम संपूर्ण जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को निष्कर्ष करते हैं, निष्कर्ष रूप में देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि मौर्य काल में आर्थिक दृष्टि से वो काल है, उन्नति का काल था, संपन्नता का काल था, समृद्धि का काल था। लोगों का जीवन सुखी था, संपन्न था और समृद्ध था। धन्यवाद।